सो हाई ऑल, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम एक कहानी के साथ करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना इस कहानी को, बिकॉज यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एक बार सिलिकॉन वैली में एक कंपटीशन रखा गया। इस कंपटीशन में बोला गया कि आप सभी लोगों को जो भी इंटरेस्टेड है, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो हमारे इस कंपटीशन के लिए, एक बेसिक क्राइटेरिया रख दिया गया था, तो फिर आप सब लोगों को यहाँ पर आना है। 1 हफ्ते का समय आप लोगों को दिया जाएगा और उस 1 हफ्ते में आपको एक ऐसा ह्यूमन प्रोडक्टिविटी के ऊपर ऐप बनाना है जिससे आप ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सको। सही है, सब लोगों के फ़ोन में ऐप रहेगा, उसको देख के लोग अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम कर सके। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, ये कॉम्पिटिशन का उद्देश्य था। ठीक है, अब सारे कॉम्पिटिटर्स जैसे यहाँ आए, डे 1 से उन लोगों ने मेहनत करनी चालू कर दी। सब लोगों ने अपने लिए, अपने ऐप के लिए कोड्स लिखना चालू कर दिए, क्या चीज़ें बना सकते हैं इसके बारे में सोचना चालू किया और सारी चीज़ें फटाफट कोड करना चालू कर दिया उन्होंने। वहीं पर इन सभी कॉम्पिटिटर्स में एक बंदा था, उसका नाम था एलेक्स। अब ये एलेक्स बंदा जो है, इसने डे 1 से मेहनत करना बिल्कुल नहीं चालू किया। वो आया और शांति से बैठ गया। पहले 1 से 2 दिन जो उसने है आसपास में अपने जो कॉम्पिटिटर्स मेहनत कर रहे हैं और वो जो काम कर रहे हैं, बस उनको देखा। उसके बाद में सिंस वो सिलिकॉन वैली में ही था, तो वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ हैं। वहाँ पे बहुत सारी जगह उसने परमिशंस ली और एज अ विजिटर घूम के उसने अलग अलग एम्प्लॉइज़ से फीडबैक कलेक्ट किए, अलग अलग एम्प्लॉइज़ को काम करते हुए देखा और वहाँ से उसने प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है वो सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया। अब बाकी जितने सारे कॉम्पिटिटर्स थे वो धीरे धीरे उनका ऐप बनते जा रहा था। सब लोग कोड फटाफट से करे जा रहे थे और जितनी चीज़ें उनको मिलते जा रही थी वो सारी चीज़ें उनके ऐप के रूप में दिखना स्टार्ट हो गई थी। तो बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स को लग रहा था कोई हारे ना हारे, एलेक्स तो सबसे पहले कॉम्पिटिशन से बाहर होगा डेफिनेटली, बिकॉज उसने कोई भी चीज़ अभी तक करना स्टार्ट किया ही नहीं है। इस तरीके से 4 से 5 दिन चले गए, आखिरी 2 दिन बचे थे। सभी कॉम्पिटिटर्स के ऑलमोस्ट सारे के सारे फीचर्स जो है ऐप के वो रेडी हो गए थे, बस वो कुछ आखिरी फिनिशिंग टच देना कर रहे थे और अभी तक एलेक्स ने अपना ऐप बनाना शुरू भी नहीं किया था। अब एलेक्स के पास आखिरी 2 दिन का समय बचा था कंपटीशन के पहले, जहां पर जाके उसको ऐप प्रेजेंट करना था और ऐसे टाइम पर अब उसके पास एक आइडिया बड़ा क्लियर था दिमाग में कि मुझे बनाना क्या है। उसने क्या किया, अगर आपको थोड़ा बहुत कोडिंग का पता होगा तो उसमें बहुत सारी रेडीमेड लाइब्रेरीज होती है जहाँ से आप डिफरेंट फीचर्स के लिए किसी और के लिखे हुए कोड्स को डायरेक्टली उठा के अपने कोड में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब जो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल थी, हिस्टोरिकली किसी और ने बना रखी थी, उन सारे कोड पीसेस का यूज़ किया एलेक्स ने अपने ऐप को क्रिएट करने के लिए और वो सारी चीज़ें जो उसके दिमाग में आइडियाज़ था, उसमें जो फीचर वो चाहता था, वो सारी चीज़ों के कोड्स उठा के उसने अपने ऐप में यूज़ कर लिए। एंड गेस व्हाट, कंपटीशन का दिन आया और बड़े ही आसानी के साथ में एलेक्स उस कंपटीशन को जीत गया। अब इस कहानी से हमको सीखने क्या मिलता है? इस कहानी से हमको सीखने एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है कि अगर आप हर चीज़ को फ्रॉम स्क्रैच करना स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली आप उसमें बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप सारी चीज़ें स्क्रैच से बना रहे हो, आपको सारी चीज़ों का बहुत अच्छा आइडिया है और सारी चीज़ें आप कर रहे हो और अपनी ही गलतियों से सीख रहे हो, अपनी ही गलतियों को ठीक कर रहे हो और उसके बाद में आप धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे हो। लेकिन ये सारे प्रोसेस करने में आपको समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर आपके पास समय कम बचा हुआ है, जैसे एलेक्स के पास आखिरी 2 दिन बचे हुए थे, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है सारी मेहनत लगाकर, पूरा हार्डवर्क करके आप आखिरी थोड़े से बचे हुए दिनों में जाके बाकी कॉम्पिटिटर्स से कम्पीट कर सको। आपको यूज़ करना पड़ेगा अपना स्मार्ट वर्क। आपके पास हिस्टोरिकली जो भी चीज़ें अवेलेबल है, जो भी सोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उन सारी चीज़ों को आपको यूज़ करना पड़ेगा अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। और वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं फिजिक्स कोर बूस्टर की इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ के सेकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ निर्वाण पवार और आज के इस क्विक शॉट में हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये एक ऐसी सीरीज़ है जो मैं नीट स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, बहुत ही जल्द मैं जेई के स्टूडेंट्स के लिए भी ये लेके आऊँगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा रहे हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम हिस्टोरिकल जो भी हमारे पास रेफरेंसेस या रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हम पिछले 5 साल के क्वेश्चंस उठा रहे हैं। एक पैटर्न देखा गया है कि बहुत सारे चैप्टर्स में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहाँ से क्वेश्चंस रिपीटेटिव वे में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस की लैंग्वेज अलग हो सकती है, काफ़ी बार बहुत सिमिलर भी होती है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है, थोड़े डिफरेंट लाइन्स पे हो सकते हैं सवाल, लेकिन जो मेन टॉपिक्स है वहीं से सवाल पूछे जा रहे हैं रिपीटेटिव फैशन में। तो हमारा इंटेंशन इस सीरीज़ के थ्रू क्या है कि पिछले 5 सालों में जो भी चीज़ें पूछी गई है, जिन भी टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं, हम स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स के ऊपर सबसे पहले फोकस कर लें, पहले हम उनको कवर कर लें। इससे होगा क्या कि बहुत कम समय में हम एक बहुत सारा पोर्शन ऑफ सिलेबस जो है वो कवर कर पाएंगे और हम जितना पार्ट भी कवर कर पा रहे हैं वो एग्जैक्टली वही पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में।
तो आज का ये जो हमारा सेकंड क्विक शॉट है यह है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे। इसके पहले हमारा एक क्विक शॉट ऑलरेडी आ चुका है चैनल पे जो कि रोटेशनल मोशन के ऊपर था, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। आज की इस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के क्विक शॉट में हम क्या कवर करने वाले हैं, सिर्फ 4 टॉपिक्स। तो पूरा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स तो बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बिना पूरा चैप्टर पढ़े आप फुल ऑन फुल इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के क्वेश्चंस में स्कोर कर सकते हो, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आप ये 4 टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, कूलम्स लॉ जिससे पिछले 5 सालों में 1 सवाल पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे 1 सवाल पूछा गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिससे 3 सवाल पूछे गए हैं और गॉस लॉ जिससे 1 सवाल पूछा गया, अगर आप सिर्फ इन 4 टॉपिक्स पे पहले फोकस कर लेते हो तो आप काइंड ऑफ जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है पूरे चैप्टर के, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पूरे चैप्टर के, उनको कहीं ना कहीं टच कर लेते हो। और इस तरीके से अगर इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से अगले साल सवाल आता है तो इवन इफ आपका पूरा चैप्टर अगर फॉर सम रीज़न कवर नहीं हो पाया, स्टिल आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि इस सीरीज़ का इंटेंशन क्या है और ये सीरीज़ आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, आप इसके आगे कौन से चैप्टर के ऊपर ये क्विक शॉट चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्रिएट अ क्विक शॉट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अब क्विक शॉट क्या है, क्विक शॉट में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स उठा रहे हैं जहाँ से पिछले 5 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिर्फ उन टॉपिक्स को हम कॉन्सेप्ट थियोरी के साथ भी पढ़ेंगे, बहुत ही क्विकली कवर करेंगे, एक क्विक रिकैप करेंगे और साथ ही साथ उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कवर करेंगे। और ये क्विक शॉट हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं जिसमें पहला टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, उसका कितना थोड़ा सा पार्ट आपको पता होना चाहिए ताकि अगर उसमें से क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाए तो आप वो सवाल को फटाफट से सॉल्व कर सको, वो बताता हूँ। ध्यान से देखो, अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है, अगर आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है तो आप कूलम्स लॉ को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। आपके पास अगर 2 चार्जेस रखे हुए हैं, एक चार्ज है Q1 दूसरा चार्ज है Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R है, सही है। अब ये दोनों चार्जेस के बीच में डिपेंडिंग अपॉन इनका नेचर क्या है, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है या दोनों नेगेटिव चार्जेस है, मतलब ये लाइक चार्जेस है तो इनके बीच में रिपल्शन आ जाएगा। अगर ये ऑपोजिट चार्जेस है, कोई एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। तो ये दोनों चार्जेस के बीच में जो भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से पता करेंगे, वो हमको कूलम्स लॉ बताता है। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से इन दोनों के बीच में एक्ट करने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट कैन बी गिवन बाय 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, सही है। अब ये आया कैसे, बड़ी सिंपल सी बात है, जैसा ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशन में जैसा हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए कोई चीज़ें बोलते हैं, सेम टू सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए भी सेम चीज़ बोलते हैं कि इन कोई भी 2 चार्जेस है उनके बीच में जो भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब इन दोनों को जब आप मर्ज कर देते हो और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हो विच इज़ 1/4πε0, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है, सही है। तो कूलम्स लॉ का ये एक फॉर्मूला, बस एक ये फॉर्मूला है जो अगर आपको पता है तो आप बड़े आसानी से कूलम्स लॉ से पूछे जाने वाले सवालों को सॉल्व कर सकते हो। एक खास बात, यहाँ पर ये जो कांस्टेंट दिया हुआ है 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, सही है। ये वैल्यू अगर आपको याद है तो ये वैल्यू आप डायरेक्टली इसके जगह इंसर्ट कर सकते हो ये SI यूनिट में, सही है। अगर आपको इसका यूनिट जानना है तो यूनिट भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, हमको पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है जिसको हम K से लिख रहे हैं, 1/4πε0 को अगर मैं K लिख दूँ, Q1 और Q2 ये दोनों चार्जेस हैं तो इन दोनों के यूनिट का स्क्वायर कूलम स्क्वायर हो जाएगा और नीचे R का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको K का यूनिट क्या मिल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सही है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप इसका यूनिट अगर याद नहीं रख पाते हो तो किस तरीके से तुरंत टाइम पे निकाल सकते हो। तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर जो है ये वैल्यू होता है हमारा कांस्टेंट का, सही है। एक और ख़ास बात कि यहाँ पर 1/4πε0 लिखा है, इसका मतलब 1/4πε0 में ये जो ε0 है ये हमको बता रहा है कि हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं या एयर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई और मीडियम आ जाता है, ये दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी और मीडियम आ जाता है तो ये 1/4πε0 नहीं बचेगा, ये 1/4πε हो जाएगा, सही है। और एप्सिलॉन जो है ये किसी भी मीडियम का हो सकता है, उसमें आपको एप्सिलॉन की वैल्यू वगैरह ये सारी चीज़ें सवाल में दी रहेगी, जस्ट इन केस ये वैक्यूम या एयर ना हुआ तो, सही है। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है कूलम्स लॉ का जो आपको पता होना चाहिए, सो दैट पिछले 5 साल में जो एक सवाल पूछा गया है कूलम्स लॉ से वो आप सॉल्व कर सको। क्या था वो सवाल, ध्यान से देखो।
नीट 2021 में पूछा गया है ये सवाल, जहाँ पे मुझे बोला है द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो अब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है, डेफिनेटली एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो मुझे नेचर ऑफ फोर्स से अब कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस ये पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में एक्ट करने वाला है, और इन ये दोनों 1.6 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे है एक दूसरे से, ये भी मुझे सवाल में गिवन है, और यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज़ भी गिवन है। सही है, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में एक्ट करेगा, उसका फॉर्मूला क्या है, हमने पहले ही देखा, ये K(Q1Q2/r², ये फॉर्मूला होता है। सही है। अच्छा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना एक्ट कर रहा है निकाल लेते हैं। K की वैल्यू मैंने आपको बताई कि 9 × 10⁹ आप यूज़ कर सकते हो ऐसा यूनिट में, सवाल में भी ये वैल्यू गिवन थी, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो उस केस में आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में क्या है, Q1 × Q2। अब एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तो मतलब दोनों के ऊपर सेम चार्ज रहेगा, बस दोनों का नेचर ऑपोजिट है। और वो चार्ज कितना होगा ये भी सवाल में गिवन है ना। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी है ये कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर। तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ, 1.6 × 10⁻⁻19 × 1.6 × 10⁻⁻19, और नीचे है डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या है, 1.6 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब कितना होता है, 10⁻10। अब ये चीज़ ना सवाल में गिवन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ना आपको सवाल में गिवन है ना आपको कोई बताएगा, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि एंगस्ट्रॉम जो है, जैसे मिली स्टैंड्स फॉर -3, 10⁻⁻3, माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10⁻�6, नैनो स्टैंड्स फॉर 10⁻�9, उसी तरीके से एंगस्ट्रॉम स्टैंड्स फॉर 10⁻10। ये आपको पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना है, 1.6 × 10⁻10, और पर ये तो r का स्क्वायर होना चाहिए ना, तो इसको भी मैं 2 बार लिख देता हूँ। समझ में आ गई मेरी बात। अब क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने से मुझे क्या मिलेगा, देखो 1.6 से 1.6 उड़ा देंगे, 1.6 से 1.6 उड़ा देंगे, ऊपर मुझे मिलेगा 9, और यहाँ पर मुझे मिलेगा 10 का पावर। अच्छा, 10 का पावर कितना होगा, ध्यान से देखो, -19 मतलब -38 हो जाएगा। सही है, -38 + 9 कितना हो जाएगा, दैट विल बी -29, ठीक है। तो इसको मैं 10⁻⁻29 लिख देता हूँ, और नीचे आप देखोगे तो 10⁻⁻20 दिखेगा आपको। -20 ऊपर आके +20 हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻⁻9। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ये फोर्स की वैल्यू है, तो ये न्यूटन में आ गई। मुझे सवाल में क्या पूछा है, सवाल में मुझे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, मुझे पता है फोर्स = मास × एक्सेलरेशन होता है। फोर्स की वैल्यू अभी हमने निकाली 9 × 10⁻⁻9, और मास जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे सवाल में गिवन है, विच इज़ 9 × 10⁻31 kg, है ना। अगेन ऐसा यूनिट में है, ये वैल्यूज़ आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ पे ब्रैकेट में क्वेश्चन में गिवन था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी गिवन है तो भी आपको ये कुछ जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है वो पता होनी चाहिए। और फिर एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन मुझे पता करना है। 9 से 9 को उड़ा दो, -31 जो है वो उधर जाके +31 हो जाएगा, +31 - 9 करने से आपको 22 मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका 10⁻22 मीटर/सेकेंड², है ना। यही आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, विच विल बी योर ऑप्शन नंबर डी। सही है। तो इसमें बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखो कुछ भी नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला का एप्लीकेशन था, है ना। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर कहीं पे भी कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये आपको गिवन था नीट 2021 में। सही है। तो ये हो गया मेरा पहला सवाल, और कूलम्स लॉ से बस यही एक सवाल पूछा गया है। तो जितना मैंने आपको कूलम्स लॉ बताया, अगर आपको उतना भी आता है ऑन प्रायोरिटी, मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी सारी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको इतनी चीज़ तो आनी ही चाहिए। अगर आपको पूरा इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड नहीं भी आता तो भी आपको कूलम्स लॉ का जितना पार्ट मैंने बताया उतना तो आना ही चाहिए। जस्ट इन केस वहाँ से सवाल एज इट इज़ या इसी लाइन्स पर उठ के आ जाता है, तो आप उसको फटाफट से सॉल्व करके अपने लिए 4 मार्क्स निकाल सकते हो। आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 2 के ऊपर, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा सिंपल सा काम करना है आपको। इसमें भी अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा सिमिलर है कूलम्स फोर्स के जैसा ही, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, 1/4πε0 एज इट इज़ है। बस यहाँ पे जो Q1 Q2 जो 2 चार्जेस होते थे ना, यहाँ एक ही चार्ज रहेगा, क्योंकि हम एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस आ जाएगा Q/डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट्स इट। ये एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो बेसिकली अगर मेरे पास यहाँ पर कोई चार्ज Q रखा हुआ है, और इस चार्ज Q से R डिस्टेंस की दूरी पे मेरे पास अगर मान लेते हैं एक पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट के ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सी चीज़, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। अगेन 1/4πε0 ये जो कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू को आप 9 × 10⁻9 यूज़ कर सकते हो, करेक्ट है।
चलिए आगे, अगर इतनी सी बात आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की पता है, और एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ जो कि मैं सवाल करवाते टाइम आपको बताऊँगा। बस अगर इतना सा छोटा सा पार्ट आपको पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर पिछले 5 सालों में जो एक सवाल पूछा गया है उसको भी बड़े आसानी से हटा सकते हो। देखो कैसे, नीट 2020 में पूछा गया था ये सवाल। यहाँ पर मुझे बोला है अ स्पेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर मतलब एक मान लेते हैं कॉपर का या आयरन का सॉलिड बॉल है ना। तो एक ऐसा स्पेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसके ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसकी वैल्यू मुझे सवाल में गिवन है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पीयर। तो अगर मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे एक स्पीयर है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो स्पीयर है, इस स्पीयर का रेडियस मुझे दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। अब इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी ये मुझे सवाल में पूछा गया है। एक छोटी सी चीज़ जो मैंने आपको बोला था मैं सवाल करते टाइम बताऊंगा, जो आपको पता होनी चाहिए वो बस ये कि जब कभी आपके पास कोई इस तरीके का स्पेरिकल कंडक्टर होता है और आप उस कंडक्टर के बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो उस केस में आप इसको एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हो, बिकॉज फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। क्या बोला मैंने कि अगर आपके पास एक स्पेरिकल कंडक्टर है जो 10 सेंटीमीटर रेडियस का है और इसके 15 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम द सेंटर आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस तरीके से कभी भी आपके पास कोई स्पेरिकल कंडक्टर रहे, उसके बाहर किसी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। आप इसको एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हो और सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, दैट्स इट। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वही फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P चाहिए। आप लिखोगे Q/R², यही फॉर्मूला होता है। K की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना है, चार्ज मुझे दे रखा है 3.2 × 10⁻⁻7, और नीचे आ जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो मैं इसको 15 × 15 लिख दूंगा, लेकिन सेंटीमीटर को 10⁻² करना पड़ेगा तब जाके वो मीटर में आएगा। तो 10⁻² एक बार और वापस से 10⁻² दूसरी बार। ख़त्म हो गया सवाल। बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाए, देखो तो इसको अगर मैं 3 3 करूँ तो ये 3 5 हो जाएगा, ये 3 से कट होके वापस से 5 हो जाएगा। तो ऊपर मुझे मिला 3.2, नीचे मुझे मिला 25, और 10 का पावर कितना हो जाएगा, 9 - 7 मतलब 2, और नीचे है -4। -4 ऊपर आएगा तो +4, तो +4 और +2, +4 और +2 मतलब +6 हो जाएगा, करेक्ट। ओके, ये जो 3.2 है इसको मैं 32 लिख दूँ क्या, 32/25। अगर इसको मैंने 32 लिख दिया तो ये 10 का पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 के पावर 6 में 6 बार 10 है, उसमें से एक 10 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3.2 को 32 बनाने के लिए, तो 10 का पावर 5 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 32/25 ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा क्या, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 पॉइंट समथिंग × 10 का पावर 5। कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, येस इट इज़ ऑप्शन नंबर A एंड दैट विल बी माई फाइनल आंसर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बस ये एक फॉर्मूला अगर आपको पता है तो पिछले 5 साल में जो भी आपको एक सवाल पूछा गया है वो आप बड़े आसानी से उड़ा सकते हो। नीट 2020 में सवाल आपसे पूछा गया था। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर और ढेर सारे फॉर्मूले आते हैं, ढेर सारे अलग अलग शेप्स और डायमेंशंस जो है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी आपको आनी चाहिए, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जस्ट इन केस अगर आप पूरा चैप्टर कवर नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट इन क्विक शॉर्ट्स में हम जो चीज़ें और जो कॉन्सेप्ट्स और जो थियोरी पढ़ रहे हैं उतना तो आपको आना चाहिए, सो दैट पिछले 5 सालों में जहाँ से सवाल उठा के दिए गए हैं अगर वहीं से इस साल भी सवाल उठ के आ जाता है तो आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सको। दैट्स द ओनली पॉइंट ऑफ दीज क्विक शॉर्ट्स, सही है। तो इन क्विक शॉट से डेफिनेटली आप फिजिक्स में पूरा 180 में से 180 स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका अभी फिजिक्स में स्कोर लेस देन 100 है तो ये सारे क्विक शॉट्स को अटेंड अगर आप कर लेते हो, सारे के सारे क्विक शॉट्स के लेक्चर्स को अगर आप अटेंड करते हो तो आप डेफिनेटली 150 तक जाने के बारे में सोच सकते हो और फुल लेंथ में आपका स्कोर आपको धीरे धीरे बढ़ता दिखेगा, सही है। अगर चैप्टर टेस्ट हो रहा है तो डेफिनेटली एक ही चैप्टर से उनको 20-30 सवाल बना के आपको देने हैं, तो वो आपको सारे टॉपिक से सवाल उठा के दे रहे होंगे जहाँ कहीं पे भी आप टेस्ट दे रहे हो। लेकिन जब फुल लेंथ टेस्ट होगा तो डेफिनेटली हर चैप्टर के सिर्फ उन पोर्शन से सवाल उठा के दिए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं पार्ट्स को, चैप्टर के उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। क्लियर है, ओके।
आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3 के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल। अब पूरे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज सिर्फ ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से 3 सवाल पूछे गए हैं, बाकी सभी टॉपिक से एक एक सवाल आपके लिए बस पूछा गया था। करेक्ट है। अब डायपोल के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, इसको ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल इज नथिंग बट कि आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, जिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ध्यान से सुनना इस बात को कि आपके पास डायपोल ऐसा होता है, डायपोल एक ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं जहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनको कुछ डिस्टेंस पे रख दिया जाए। इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कुछ सेपरेशन है, सही है। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, जनरली काफ़ी सारी बुक्स में इसको सेंटर पॉइंट से यहाँ पर एल डिस्टेंस दिखाया जाता है और दूसरे तरफ भी सेंटर पॉइंट से एल डिस्टेंस दिखाया जाता है, सही है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 12 हो गया, सही है। तो आपके पास में 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है जिनको आपने कुछ सेपरेशन पर रख दिया, और इस अरेंजमेंट को ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, सही है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल में एक फॉर्मूला आता है डायपोल मोमेंट का। डायपोल मोमेंट क्या होता है, क्यों होता है, फिलहाल हम उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस हम ये समझेंगे कि डायपोल मोमेंट अगर आपको निकालने बोल दिया जाए, आप क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। इट इज़ नथिंग बट Q × 12। ये आपका डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये कि जो आपके पास प्लस और माइनस, जो आपने बोला ना इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है, दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, दोनों का नहीं लेना। ये बात याद रखना, दोनों का मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, नहीं तो आप बोलोगे एक -Q एक +Q है, तो नेचर तो प्लस और माइनस हो सकते हैं, पर 2 चार्जेस है तो 2Q चार्ज हो गया इस पूरे डायपोल पे, ऐसा नहीं करना है, सही है। और ना ही +Q और -Q तो 0 चार्ज, ऐसा भी नहीं बोलना है। आपको डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज लेना है, चाहे पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ले लो चाहे नेगेटिव का ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड एनीवे सेम ही है। तो Q आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो गया। और 12 क्या हो गया? 12 इज द सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो फॉर्मूला अगर आप याद करो तो इस डायग्राम के साथ ही याद करना, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि 12 जो है ये सेपरेशन है, ये डबल ऑफ सेपरेशन नहीं है। समझे मेरी बात? देखो -Q और +Q जो है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी 12 है, जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L है और मैं फॉर्मूले में 12 लिख रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए आपको याद अगर रखना है तो आप डायपोल मोमेंट को इस तरीके से याद रखो कि इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, है ना। 2 में से कोई भी एक चार्ज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड, और उसका मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? सेपरेशन बिटवीन देम के साथ, है ना। तो अगर ये सेपरेशन बिटवीन देम, अगर ये दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन आपको 12 की जगह A दे दिया जाता तो आपका फॉर्मूला Q × A हो जाता, Q × 2A नहीं होता, सही है। तो दोनों चार्जेस के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको आपको किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से आपको डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। करेक्ट है। अच्छा, अब इसी डायपोल के केस में इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आएगी, है ना। अब ये डायपोल क्या है? ये तो बस एक अरेंजमेंट है, 2 चार्जेस का अरेंजमेंट है जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, जिन दोनों को मैंने कुछ सेपरेशन पे एक दूसरे से रख दिया है। तो इन सिंस है तो अल्टीमेटली दोनों चार्जेस ही, तो दोनों की वजह से हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है +Q और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है -Q, सही है। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? 12 है, ठीक है। अब इस डायपोल के सेंटर से मान लेते हैं कुछ दूरी पे मैं चले जाता हूँ और इस दूरी को मैं R बोल देता हूँ, सही है। और इस पॉइंट के ऊपर जाकर मैं अगर यहाँ पे इसको पॉइंट P बोल देता हूँ, ये वाला डिस्टेंस जो है ये R है, और मैंने R डिस्टेंस दूर जाके एक पॉइंट P ले लिया। इस पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अगर आप ये निकालना चाहते हो तो इसका भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज़ एनी पॉइंट, ये कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू Kp/r³ इंटू √1 + 3 cos² थीटा। ये एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, सही है। अगेन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, क्या इसका डेरिवेशन है, वो हम यहाँ पे क्विक शॉर्ट्स में कवर नहीं करने वाले। यहाँ पे हम बहुत क्विक वे में, सिर्फ एकदम एग्जाम स्पेसिफिक वे में क्या क्या फॉर्मूले, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो EP क्या है? इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P जो है वो एनी पॉइंट हो सकता है, थीटा जो है वो इन दोनों के बीच का एंगल है, यहाँ पर मैं एंगल थीटा मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो फॉर्मूला है Kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। K क्या है? K इज़ नथिंग बट 1/4 πε0, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जिसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹
P जो है वो आपको डाइपोल मोमेंट रहेगा, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। R जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, और थीटा जो है दैट इज़ द एंगल, जो भी आपका डिस्टेंस है वो डाइपोल के साथ जो एंगल बना रहा है वो। करेक्ट है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट में एक बात जो मैं बताना भूल गया वो ये कि यहाँ पर आपके पास माइनस क्यू और प्लस क्यू जो चार्ज है, ये डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है। सही है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है वो मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। करेक्ट है। ओके सर, तो ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब काफ़ी बार आपको एक्सियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये पूछा जाता है। तो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है? अगेन कोई दुनिया के बाहर की चीज़ नहीं है। सिंपली अगर ये जो डाइपोल रखा हुआ है इसी के लाइन में अगर आप किसी पॉइंट पे जाके उसको पॉइंट P बोल देते हो तो ये आपका एक्सियल पॉइंट हो गया। सही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरा एक्सियल पॉइंट हो गया। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो भी along द लाइन ऑफ डाइपोल प्रेजेंट होगा उसको मैं एक्सियल पॉइंट बोलूँगा, और जो परपेंडिकुलर टू द डाइपोल प्रेजेंट होगा इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं बोलूँगा इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है। तो अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है एट एक्सियल पॉइंट या एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये जो एक फॉर्मूला आपने याद कर रखा है इसी का इस्तेमाल करना है। अगर एक्सियल पॉइंट है तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्सियल पॉइंट के लिए जो आपका थीटा है दैट विल बी 0 डिग्री। करेक्ट है। एक्सियल पॉइंट के लिए आपका थीटा 0 हो जाएगा, तभी तो आपका P जो है वो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ डाइपोल आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करो, कॉस 0 होता है 1, 3 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो EP का फॉर्मूला मिलेगा एक्सियल पॉइंट पे दैट विल बी KP/r³, और अंडर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 बन जाएगा, तो 2KP/r³। ये फॉर्मूला आपका एक्सियल का हो जाएगा। अगर मैं इसी चीज़ को इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए चेक करूँ तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या होगा, जो आपका थीटा है दैट थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सही है। 90 डिग्री का हो जाएगा, तभी जब थीटा 90 होगा तभी तो आप इक्वेटोरियल पॉइंट पर पहुंचोगे। तो 90 डिग्री जब ये हो गया तब उस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P रहेगा, आप cos स्क्वायर थीटा जो है वहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 डालो तो आपका पूरा cos वाला टर्म 0 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 जो है 1 ही बचेगा। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा KP/r³। दैट्स इट। तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये समझ लिया, डाइपोल मोमेंट क्या होता है समझ लिया, एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कितनी होगी वो भी समझ लिया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे बचता है वो आता है टॉर्क का। तो आपको टॉर्क पता होना चाहिए। सही है। कि मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, इसका मतलब अगर मान लेते हैं इस रूम में जहाँ पे मैं बैठा हूँ, अगर यहाँ पे किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनी हुई है जो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, अब उसके बीच में अगर मैं डाइपोल हूँ और मैं अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता हूँ तो मेरे ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा। मैं जो है मेरे ऊपर एक रोटेशन टेंडेंसी आ जाएगी, एक रोटेटिंग टेंडेंसी आ जाएगी और मैं घूमने का ट्राई करूँगा। तो मेरे ऊपर ये जो टॉर्क आ रहा है वो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका फॉर्मूला भी देख लो। ये जो टॉर्क है अगेन दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला होता है P×E। क्या बोला मैंने? P×E। तो इट इज़ बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी डाइपोल आप लेके आए हो उसका डाइपोल मोमेंट क्रॉस जो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो, ये दोनों करने से आपको टॉर्क का वैल्यू मिल जाएगा। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड चाहते हो तो आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता ही है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो PE sin थीटा बन जाएगा, है ना। A×B जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है AB sin थीटा। तो टॉर्क के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा PE sin थीटा। खत्म बात। सही है। बस इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से पिछले 5 सालों में जो 3 सवाल पूछे गए वो आप सॉल्व कर सको। एंड होपफुली अगर इन्हीं टॉपिक्स में से या इतने ही पार्ट में से फिर से क्वेश्चन आ जाता है अगले साल तो उसको भी फटाफट से उड़ा सको। सही है। क्या है सवाल, ध्यान से देखेंगे। नीट 2023 में पूछा गया एक सवाल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली थीटा का वैल्यू दे दिया कितना 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी वैल्यू दे दिया 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। करेक्ट है। इट एक्सपीरियंसेस है टॉर्क, तो टॉर्क की भी वैल्यू गिवन है। टॉर्क की वैल्यू कितनी है 4 न्यूटन मीटर, और आपको पूछा है चार्ज ऑन डाइपोल कितना होगा अगर लेंथ भी दे रखी है। तो देखो लेंथ दिया है ना डाइपोल का, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ 12, दिस इज द वैल्यू ऑफ 12 जो आपको दे रखी है कितनी 2 सेंटीमीटर। करेक्ट है। अब ये मत कंफ्यूज होना कि सर ये 12 की वैल्यू क्यों दी हुई है।
जो भी डायपोल की लेंथ है वो आपको 2 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आप डायपोल की लेंथ को अगर आपके डायपोल मोमेंट के फॉर्मूला में 12 से रिप्रेजेंट करते हो तो इसको 12 लिख देना, अगर आप उसको ए से रिप्रेजेंट करते हो तो ए से लिख देना, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर मुझे चार्ज की वैल्यू पूछी गई है, मतलब क्यू कितना होगा ये मेरा सवाल है। क्या करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, टॉर्क इज़ नथिंग बट पी साइन थीटा, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर भी अगर आप देखो तो पी का फॉर्मूला मुझे लिखना पड़ेगा। पी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा। टॉर्क की वैल्यू है 4 ऐसा यूनिट में, चार्ज की वैल्यू नहीं पता, सेपरेशन जो है वो है 2 सेंटीमीटर का, तो मुझे इसको 2 × 10⁻² लिखना पड़ेगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ सारी वैल्यूज़ ऐसा यूनिट में हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे ऐसा यूनिट में ही गिवन है 2 × 10⁵, और साइन 30 डिग्री जो है वो होता है 1/2। तो यहाँ पे 2 से 2 जो है वो उड़ जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, अच्छा ये 2 से भी ये 2 उड़ जाएगा, तो मुझे Q क्या मिलेगा, Q विल बी 2 × 10⁻, कितना आएगा, ध्यान से देखो, 5 में से 2 गया, 3 उधर जाके -3, तो 2 × 10⁻³ कूलम, तो 10⁻³ कूलम है, इसका मतलब Q हो जाएगा कितना, 2 मिली कूलम, है ना, 2 मिली कूलम, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है। मेरी बात आई समझ में, ओके। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 के ऊपर। सवाल नंबर 2 क्या है, मुझे अगेन नीट 2022 में पूछा गया ये सवाल है। 2 पॉइंट चार्जेस -Q एंड +Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस L एज शोन इन द फिगर। तो ये कुछ नहीं, ये बस एक डायपोल है ना, जो मैंने आपको डायग्राम बताया था सेम वैसे ही, बस ये यहाँ पे ध्यान देना कि ये सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो L से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, करेक्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस R वेरीज एज, ये तो आपको फॉर्मूला पूछ लिया सीधा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज़ K/P/R³ इंटू √1 + 3 cos² थीटा, करेक्ट है। बस ये आपको ये फॉर्मूला होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। इनने पूछा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज एज, तो ये R के साथ कैसे वेरी कर रही है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस है ना, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि नीट जैसी एग्जाम में कितने आसान सवाल फिजिक्स से पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं कि सर फिजिक्स समझ में नहीं आता, मार्क्स ही नहीं आ रहे, बायोलॉजी में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री भी किसी तरीके से कर लेते हैं हम, लेकिन फिजिक्स तो बिल्कुल ही नहीं आता, कभी नहीं आता। कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं पढ़ने से भी मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आप ये क्विक शॉर्ट्स में हम जो जो चीज़ें कवर कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से एकदम ही प्रीवियस ईयर स्पेसिफिक प्रैक्टिस कर लो तो आप एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ मार्क्स जो है वो अपने इंश्योर कर लोगे। उसके बाद में बचे हुए जो मार्क्स है उसको स्कोर करने के लिए डेफिनेटली आपको पूरी NCERT पढ़नी पड़ेगी, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, सारे फॉर्मूलेस पढ़ने पड़ेंगे, वो सब तो करना पड़ेगा। लेकिन पिछले 5 सालों में जहाँ जहाँ से सवाल पूछे गए, अगर आपने इनको प्रायोरिटी कर लिया तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, सही है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है सवाल नंबर 3। इसमें बोला है पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, कोई भी इस तरीके का मॉलिक्यूल जिसके एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज हो, है ना, यही होता है। सर ये डायपोल से कैसे रिलेटेड है, देखो देख के समझ में आ रहा है, ये भी तो एक डायपोल ही बन गया ना, ये भी तो एक डायपोल बन गया, क्योंकि मेरे पास 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है जो सेपरेटेड है बाय सम डिस्टेंस, करेक्ट है, तो ये भी एक डायपोल बन गया। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या इनमें 0 डायपोल मोमेंट होगा, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि इसके पास में कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट तो रहेगा, इसके पास चार्ज भी है और सेपरेशन भी है, तो Q इंटू सेपरेशन करने से मुझे इनका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट मिलेगा, तो 0 तो नहीं हो सकता। ये एक्वायर कर लेंगे डायपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा है क्या, जब भी कोई मेरे पास डायपोल है तो उसका डायपोल मोमेंट तो रहेगा ही, इररेस्पेक्टिव ऑफ उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ना हो, है ना। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताया विच इज़ Q इंटू 2L, तब क्या मैंने आपको ये बोला कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ही ये फॉर्मूला वैलिड है, डेफिनेटली नॉट, है ना। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ऊपर वो डिपेंडेंट ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ये पॉइंट बोला गया है कि इट अक्वायर्स अ डायपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस, ये तो गलत हो गया। अगला पॉइंट क्या है, इट अक्वायर्स डायपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, ऐसा भी नहीं है ना, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो हमने कोई बात ही नहीं की, तो जो डी है वही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसमें बोला भी है कि इट इज़ हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज़ वेरी ट्रू, है ना। पोलर मॉलिक्यूल बोला ही इसलिए हमने उसको क्योंकि वो एक डायपोल की तरह एक्ट कर रहा है, और अगर वो डायपोल की तरह एक्ट कर रहा है तो उसके पास एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो होगा ही, सही है ना, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है P = Q इंटू 2L वाला, है ना। तो इसमें आप जो भी इसमें चार्ज सेपरेशन हुआ है उसको Q की वैल्यू मान लो, और जो भी इन दोनों के बीच का सेपरेशन है
जितना भी डिस्टेंस है उसको 12 मान लो, तो Q इंटू 12 करने से आपको डायपोल मोमेंट तो मिलेगा ही, तो उसके पास एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका मतलब है ही सही। करेक्ट है, समझ में आया। इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे खत्म हो गया। इतनी ही चीज़ थी इलेक्ट्रिक डायपोल में जो आपको पता होनी चाहिए थी पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी टॉपिक ऑफ दिस क्विक शॉर्ट के ऊपर, जो कि है गॉस लॉ। इससे भी पिछले 5 साल में सिर्फ एक बार सवाल पूछा गया। गॉस लॉ है क्या चीज़, बता देता हूँ, बहुत आसान चीज़ है। मान लेते हैं गॉस लॉ ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई एक चार्ज Q है जिसके अराउंड आप एक गॉसियन सरफेस बना लेते हो, सही है, तो इसके अराउंड में एक सरफेस बना रहा हूँ, ये सरफेस का शेप कुछ भी हो सकता है, इस सरफेस को हम बोल देते हैं गॉसियन सरफेस। ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है ना, तो आपको ऐसे फिजिकली नहीं दिखेगा, आप बोलोगे कि सर किसी भी चार्ज के अराउंड कोई सरफेस तो दिखता ही नहीं है, तो ये एक इमेजिनरी सरफेस है, सही है। तो ये गॉसियन सरफेस बन गया। अब इस सरफेस के लिए एक फॉर्मूला बताया गया है गॉस लॉ में, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस। क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट दिस इज फ्लक्स इटसेल्फ, है ना। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और जो भी सरफेस वेक्टर है ना, ds इज नथिंग बट सरफेस वेक्टर, तो अगर आप इस गॉसियन सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो, छोटे छोटे सरफेसेस में तोड़ देते हो, तो हर एक सरफेस जो है वो अपने आप में एक एरिया वेक्टर जैसा काम करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सारे छोटे छोटे एरिया वेक्टर्स के बीच में अगर आप डॉट प्रोडक्ट करके उनको इंटीग्रेट कर देते हो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से साउंड कर रहा होगा, लेकिन बस आपको ये टर्म देखना है और ये टर्म ध्यान रखना है ना। इसको फिलहाल हमको डेरिवेशन में जाना ही नहीं है, इसको समझना ही नहीं है। बस आप ये देख लो कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू फ्लक्स। तो इस गॉसियन सरफेस से कितनी नेट फ्लक्स बाहर या अंदर जा रही होगी, ये जो फाई है ये फाई नेट होता है, और ये जो Q है ये Q भी नेट होता है ना। तो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है, दैट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करके भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी जो आपको टोटल नेट फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी। दैट्स इट, सही है। अब फ्लक्स क्या होता है ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होती है, और यही पर यूनिट एरिया कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं फ्लक्स, सही है। तो अगर किसी भी गॉसियन सरफेस में से कितनी फ्लक्स निकल रही है ये आप निकालना चाहते हो, तो आइदर अगर आपके पास E वेक्टर और DS वेक्टर अवेलेबल है तो आप E डॉट डी एस का इंटीग्रेशन कर लो, या अगर आपके पास गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ये पता है आपको, तो आप Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर लो। दोनों तरीके से आपको फ्लक्स की नेट वैल्यू मिल जाएगी। दैट्स इट, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सिंपल लगा है तो इससे भी कई गुना सिंपल इसके ऊपर पूछा गया सवाल है, जो कि नीट 2023 में पूछा गया था। क्या था ये सवाल, कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इक्वल टू 0 हो जाए, अगर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस 0 हो जाए, मतलब जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट है E डॉट डी एस वाला, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तो ये किसके बराबर होता है, ये Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और यही पाई नेट के भी बराबर होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो Q नेट है वो 0 हो जाएगा, करेक्ट है, और साथ ही साथ जो मेरी नेट फ्लक्स है वो भी 0 हो जाएगी, करेक्ट। तो आपको बस ये समझना है कि अगर E डॉट डी एस इक्वल टू 0 हो गया ओवर अ सरफेस, मतलब इसके दो कंक्लूजन है कि आपका जो उस गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट नेट चार्ज है वो 0 है, और साथ ही साथ उस गॉसियन सरफेस से निकलने या जाने वाली जो नेट फ्लक्स है वो भी 0 है। चारों ऑप्शंस देखो, पहले में बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस इज कांस्टेंट। गॉसियन सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होगी, इसके बारे में हमको कोई जानकारी ही नहीं है। अगर हम इसके बारे में सोचे भी तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गॉस लॉ ने ऐसी कोई गारंटी हमको नहीं दी हुई है ना। गॉस लॉ जो है वो किसी भी गॉसियन सरफेस पे एप्लीकेबल होगा, गॉसियन सरफेस का कोई भी शेप हो सकता है, तो इसीलिए हम उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, इसकी गारंटी नहीं दे सकते। अगला, ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरीली बी इनसाइड द सरफेस। अगर सारे के सारे दुनिया के जो चार्जेस है या जिस भी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसके सारे चार्जेस अगर इनसाइड द सरफेस है तो इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ नेट चार्ज आएगा, लेकिन मेरा नेट चार्ज जो है वो तो 0 ही है, तो इसका मतलब बी पॉइंट भी गलत हो गया, सही है, क्योंकि अगेन सारे चार्जेस अंदर होने चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के अंदर यूनिफॉर्म रहेगी या नहीं रहेगी हमको नहीं पता, तो ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। लास्ट वाला ऑप्शन सिंस वही बचा है तो यही आपका आंसर होना चाहिए, बट ये क्यों सही है इसको भी समझ लेते हैं। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स लीविंग इट। तो इनकमिंग फ्लक्स
और आउटगोइंग फ्लक्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए, विच टोटली मेक सेंस। क्योंकि अगर मैं इनकमिंग फ्लक्स को पॉजिटिव ले लूँ या आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव ले लूँ तो इनकमिंग फ्लक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब अगर आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों फ्लक्स का वैल्यू अगर इक्वल है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो मेरा नेट फ्लक्स आ जाएगा वो कितना आएगा, 0। तो जो ऑप्शन डी है यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सही है। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस क्विक शॉट। आई होप इस क्विक शॉट में जो भी हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में कॉन्सेप्ट्स है, थियोरीज है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो भी कुछ कवर किया वो सारी चीज़ों से आपको बहुत सारी हेल्प हुई होगी। तो हम लोगों ने ट्राई किया ये 30-40 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे के पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को टच करने का। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारी हेल्प करे। और अगर आपको इन वीडियो सीरीज से हेल्प हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर के ऊपर चाहिए। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।